संदेह नहीं होना चाहिए कि अजीत कुमार भी अब कुर्सी कुमार बन गए हैं, डिप्टी सीएम बन चुके हैं। अब बात की जाए तो अजीत पवार के करियर में इससे ऊपर हालांकि कुछ है भी नहीं। 9 विधायक जो है वो अभी बीजेपी की तरफ आए हैं। देखिए मानसी, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, ये राजनीति है। यहाँ पे सब कुछ जो है वो अनिश्चितता के दौर से गुजरता है। 4 राज्यसभा सांसद जो है वो अभी एनसीपी के कोटे से जो है वो केंद्र में है। इसमें से जो दावा है उनका वो है कि 1 राज्यसभा सांसद उनकी तरफ है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो लोकसभा सांसद जो है वो 5 हैं और अजीत पवार कह रहे हैं कि उनके पास 3 जो है लोकसभा सांसद भी हैं। उसी के साथ साथ अगर विधान परिषद की बात की जाए तो 9 विधान परिषद जो है वो एनसीपी के कोटे में है। बात ठीक है, साइन करवाए गए हैं, लेकिन साइन कभी भी बदल सकते हैं। शरद पवार जो है वो एनसीपी के बहुत गद्दावर नेता रहे हैं और शरद पवार इतनी आसानी से अपनी जो अस्तित्व है पार्टी का उसको नहीं खोएंगे। कि हम 40 विधायक को और तोड़कर बीजेपी में शामिल करा देंगे। क्या लगता है शरद पवार के लिए 2024 का रुख कैसा होगा? अजीत पवार जो है वो भतीजे हैं और तोड़ करके गए हैं, ये कोई पहली बार नहीं। इससे पहले 2019 से लेकर के अभी तक बात की जाए तो 3 बार इन्होंने ये काम कर लिया है। इधर सुप्रिया सुले जो है वो भी अभी तोड़ करके पार्टी आई हैं, तो वो कह रही हैं कि उनके संपर्क में अभी 30 से ऊपर विधायक हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। पक्ष भी तैयारी कर रही है और विपक्ष भी तैयारी कर रही है। विपक्ष तैयारी कर रही है कि 2024 में एनी हाउ बीजेपी को सत्ता से हटा दी जाए। तमाम तैयारियां हो चुकी। बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष का महाजुटान हो गया। क्या लगता है बीजेपी में जाकर शामिल हो गए हैं तो कहीं ना कहीं बिहार पर इसका क्या असर पड़ेगा सीएम नीतीश कुमार पर? मानसी, मैं कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए भाजपा हर दरवाजे तक जा सकती है, जनमत का उल्लंघन नहीं है। अगर बात की जाए तो 2019 में भी बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। उस समय उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ चुनाव लड़े। बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा तो बीजेपी ने कहा कि जो मुख्यमंत्री होंगे वो हमारे कोटे से होंगे। सत्ता ही सच है, ये शायद जिंदगी का भी सच है और राजनीति का पहला और आखिरी सच है। जी हाँ, राजनीति एक इतनी अहम चीज है जो सत्ता के लिए कुछ भी करता है। जी हाँ, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। अपनी सरकार और अपनी सत्ता के लिए लोग अपने रिश्ते भूल जाते हैं। तो बता दें कि विपक्षी एकजुटता की मुहिम चला रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रविवार को बड़ा झटका लग गया है। झटका ये है कि महाराष्ट्र की एक अहम पार्टी एनसीपी के शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने 18 विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष है, इनसे आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आशीष, महाराष्ट्र में जो ये बड़ी चीज हुई है उससे तो आप रूबरू जरूर होंगे। क्या लगता है कि अजित पवार जो है वो भी नीतीश कुमार की तरह दल बदल रहे हैं? देखिए मानसी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अजीत कुमार भी अब कुर्सी कुमार बन गए हैं। 1991 से उन्होंने जब राजनीतिक करियर शुरू किया तब से वो अब तक 5 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं। यानी 5 बार पार्टी बदल चुके हैं। 5 बार किसी न किसी तरीके से तोड़ जाते रहे हैं कि हमको सत्ता मिल जाए। तोड़ जोड़ करके वो पार्टी बदल करके डिप्टी सीएम बन चुके हैं। अब बात की जाए तो अजीत पवार के करियर में इससे ऊपर हालांकि कुछ है भी नहीं। अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम से ऊपर अभी तक उनको कुछ मिला नहीं है और शायद आगे कुछ मिले, ऐसी कोई बात भी नहीं है। डिप्टी सीएम उनके जीवन का सबसे बड़ा जो है अचीवमेंट है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो अजीत पवार जो है वो अभी कुल 8 विधायकों के साथ 9 विधायक जो है वो अभी बीजेपी की तरफ आए हैं। हालांकि अजीत पवार दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 40 और विधायक हैं और कहीं ना कहीं 18 को तोड़ चुके हैं और ये दावा कर रहे हैं कि 40 और विधायक मेरे साथ अभी और जाएंगे बीजेपी में। देखिए मानसी, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, ये राजनीति है। यहाँ पे सब कुछ जो है वो अनिश्चितता के दौर से गुजरता है। ये 40 विधायक हैं भी या नहीं, इसको लेकर के शरद पवार ने कहा है कि अभी 2 से 3 दिन में सब मामला जो है क्लियर हो जाएगा लोगों को कि क्या उनके साथ 40 विधायक हैं। 4 राज्यसभा सांसद जो है वो अभी एनसीपी के कोटे से जो है वो केंद्र में है। इसमें से जो दावा है उनका वो है कि 1 राज्यसभा सांसद उनकी तरफ है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो लोकसभा सांसद जो है वो 5 हैं और अजीत पवार कह रहे हैं कि उनके पास 3 जो है लोकसभा सांसद भी हैं।
उसी के साथ साथ अगर विधान परिषद की बात की जाए तो 9 विधान परिषद जो है वो एनसीपी के कोटे में है, लेकिन उनमें से 6 जो है वो अपने में जो है वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ है। देखिए, बातचीत हुई जब शरद पवार की और पार्टी के कार्यकर्ताओं से, तो कहा गया कि कुछ कुछ पेपर पे साइन करवाए गए हैं। बात ठीक है, साइन करवाए गए हैं, लेकिन साइन कभी भी बदल सकते हैं। शरद पवार जो है वो एनसीपी के बहुत गद्दावर नेता रहे हैं और शरद पवार इतनी आसानी से अपनी जो अस्तित्व है पार्टी का उसको नहीं खोएंगे। ठीक है, पार्टी का अस्तित्व नहीं खोएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भतीजे अजित पवार ने इतनी बड़ी टूट कर दी है उनकी पार्टी में। हाँ, जैसा कि पता है कि एनसीपी महाराष्ट्र की एक बहुत अहम और बड़ी पार्टी है और उनके खुद के भतीजे ने राजनीति के लिए उसमें बड़ी टूट कर दी है। अभी फिलहाल तो कई विधायक गए हैं और उनका कहना है कि हम 40 विधायक को और तोड़कर बीजेपी में शामिल करा देंगे। क्या लगता है शरद पवार के लिए 2024 का रुख कैसा होगा? देखिए मानसी, आपने कहा कि अजीत पवार जो है वो भतीजे हैं और तोड़ करके गए हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 2019 से लेकर के अभी तक बात की जाए तो 3 बार इन्होंने ये काम कर लिया है। तो जो फुफकार है उनके अंदर का डिप्टी सीएम बनने का, वो तो 2019 से ही मार रहा है। ठीक है, अब बात की जाए कि क्या वो 40 विधायक ला पाएंगे, तो ये तो आगे देखना होगा मानसी, क्योंकि अभी कुछ भी जो है अपडेट नहीं है। बहुत जल्द जो है पार्टी मीटिंग बुलाई गई है अजीत पवार के द्वारा भी और शरद पवार के द्वारा भी। वहां पे देखना दिलचस्प होगा कि उस पार्टी मीटिंग में कौन कौन एमएलए किस किस की ओर से शामिल होते हैं। इधर सुप्रिया सुले जो है वो भी अभी तोड़ करके पार्टी आई हैं, तो वो कह रही हैं कि उनके संपर्क में अभी 30 से ऊपर विधायक हैं। तो अब ये आगे ही बताएंगे, ये तो आगे बताएगा कि क्या होगा। अब आपने प्रश्न किया था कि क्या ये शरद पवार के लिए 24 के लिए ठीक होगा या नहीं। देखिए मानसी, अभी तो अपने पार्टी के ही अस्तित्व बचाने में लगे हैं, महागठबंधन तो बहुत दूर है और ये बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आशीष, मेरा सवाल और होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है, पक्ष भी तैयारी कर रही है और विपक्ष भी तैयारी कर रही है। विपक्ष तैयारी कर रही है कि 2024 में एनी हाउ बीजेपी को सत्ता से हटा दी जाए। तमाम तैयारियां हो चुकी, बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष का महाजुटान हो गया। क्या लगता है, बीजेपी में जाकर शामिल हो गए हैं तो कहीं ना कहीं बिहार पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सीएम नीतीश कुमार पर? देखिए मानसी, क्योंकि बीजेपी हर तरफ से तोड़ रही है ना, पार्टी को तोड़ रही है, कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मानसी, मैं कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए भाजपा हर दरवाजे तक जा सकती है और कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जान चली जाए लेकिन सत्ता ना जाए। सत्ता से जो प्रेम है वो बहुत है बीजेपी को। तो आपको एक बात बता रहा हूँ, बात बीजेपी की नहीं, आप तमाम किसी की भी है, हर किसी को सत्ता से प्रेम ही किसी को भी राजनीति में है। बिल्कुल, चाहे अजीत पवार हो चाहे शरद पवार हो, कोई हो। तो इसी को लेकर के बिहार में क्या होगा? देखिए, बिहार भी अभी अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा है। बिहार में भी कुछ क्लियर नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि वो केंद्र की राजनीति करेंगे, वो कह नहीं रहे हैं, उनको कहलवाया जा रहा है। उसके पीछे जो है वो लालू यादव और नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं हाथ है कि विपक्षी एकजुटता की जाए, लेकिन विपक्षी एकजुटता जो है वो होगी नहीं। ठीक उसी के साथ साथ कांग्रेस के अस्तित्व पे बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। मान लीजिए विपक्ष अगर एकजुट नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो वो कहां जाके गिरेगी? कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो जहां जो बीजेपी का मुहिम था कांग्रेस मुक्त भारत, साफ साफ उसको जो है बीजेपी पूरा करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आशीष, एक और सवाल होगा, बीजेपी वालों ने महाराष्ट्र में बड़ी टूट कर दी है, जैसा कि देखा कि एनसीपी से टूटकर उनके जो भतीजे थे शरद पवार की वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी लगातार यही कहती रहती है कि बिहार में भी जदयू के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, कईयों से हमारी बातचीत होती है। क्या लगता है अब दूसरा बारी बिहार का और जदयू का तो नहीं होगा? देखिए मानसी, ये जो है कहना अभी जो है फिलहाल क्लियर नहीं हुआ। हालांकि ये सब चीजें जो है वो बता करके नहीं होती कुमार भी तमाम विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, 1 to 1 सबसे मिल रहे हैं। नीतीश जब भी मिलते हैं सब कोई जानता है कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी होती है। याद कीजिए 2017 का वक्त, जब उन्होंने तमाम विधायक और सांसद को मीटिंग पर बुलाया था, सत्ता परिवर्तन हुआ। 2019 का वक्त याद कीजिए, जब तमाम विधायक सांसद को मीटिंग में बुलाया था, सत्ता परिवर्तन हुआ। तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार में मौजूद नहीं है, विदेश यात्रा पर गए हैं और उनकी गैर मौजूदगी में तमाम विधायक और सांसदों से मिलना, उसके बाद कोइंसिडेंस बताया गया कि राज्यपाल से मुलाकात करने नीतीश कुमार भी पहुंचे और सुशील कुमार मोदी भी पहुंचे, तो उस दौरान मुलाकात हो गई। लेकिन
क्या लग रहा है, ये सारी गैर मौजूदगी में चल रही है, उस वक्त हो रहा है? मानसी, कोइंसिडेंस नाम का राजनीति में कोई चीज नहीं होता है। सब कुछ पहले से जो है प्री प्लान्ड होता है। अच्छा। रही बात की क्या नीतीश कुमार जो है फिर से खिचड़ी पका करके भाजपा के साथ आने की तैयारी में है? तो देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव पे अगर नीतीश कुमार भाजपा में शामिल होते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि भाजपा अमित शाह जो है वो साफ जाहिर कर चुके हैं कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे 2025 में नहीं उतार सकते हैं किसी भी कीमत पे। देखिए पार्टी को तोड़ करके भाजपा में विलय कराया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार का अस्तित्व अब मुख्यमंत्री के रूप में आरजेडी में हो सकता है, भाजपा में होने की बहुत कम संभावनाएं हैं। ठीक है, आपने ऐसा बोल दिया, ठीक है। फिलहाल नीतीश कुमार महागठबंधन में है, राजद के साथ सरकार चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं सुनी जाती है और वो मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर तमाम जो अभी चर्चाएं चल रही हैं उससे तो खबरें यही आ रही हैं कि शायद नीतीश कुमार उब चुके हैं, तो अब कहीं पल्ला झाड़कर बीजेपी में जाने की कोशिश करेंगे या फिर जाएंगे। लेकिन बीजेपी वालों ने भी साफ कह दिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को पार्टी में नहीं लेंगे। उनके विधायकों को तो लेंगे क्योंकि उनको उनसे फायदा हो रहा है, क्योंकि अभी जीतन राम मांझी ने भी एनडीए के साथ जो गठबंधन कर लिया है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान का भी लगातार दावा किया जा रहा है कि वो भी शामिल हो जाएंगे। नहीं, चिराग पासवान तो शामिल होंगे ही भाजपा में, क्योंकि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री की जगह जो है वो केवल इस समय भाजपा ही दे सकती है। अन्य तो कोई क्या भी चिराग पासवान बिहार की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं? देखिए मानसी, ये तो 2025 का विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की क्या भूमिका रहती है इसके ऊपर बात होगी, क्योंकि देखिए फिलहाल चिराग पासवान की जो नजरें हैं वो इस तरह से हैं कि जिस तरह उनके पिताजी रामविलास पासवान पहले ही हवा का रुख जान लेते थे कि सत्ता किस ओर जाएगी, वो ठीक उसी ओर बहते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते थे। चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की जो सोच है अभी लेकर के चल रहे हैं। 2025 का विधानसभा क्लियर करेगा। देखिए नेता तो यानी 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव राजनीति के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के इमेज पर जरूर पड़ने वाले, क्योंकि राजनीति की जो वो थोड़ी बहुत डगमगा जरूर गई है, चाहे वो भाजपा वाले हो, चाहे बिहार से महागठबंधन की सरकार हो, चाहे हर किसी की सरकार की अगर हम बात करें। मानसी देखिए 2024 में जिस तरह लोकसभा के चुनाव है, ठीक उसी तरीके से 2024 में महाराष्ट्र में भी चुनाव है। अच्छा, महाराष्ट्र में भी चुनाव है। लेकिन ये जो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो फिलहाल बीजेपी के 105 जो है विधायक हैं, ठीक उसी के साथ एकनाथ शिंदे जो शिवसेना तोड़ करके आए हैं तो उनके पास 40 विधायक हैं, 21 जो है वो अन्य विधायक हैं, तो उनका भी समर्थन अभी भाजपा को है। तो कुल मिलाकर के बात की जाए तो 105 प्लस 40 प्लस ये 21 जो है वो कहीं ना कहीं 165 जो है आंकड़ा हो जाता है। अब एक बात 166 आंकड़ा हो जाता है। तो भाजपा को इस समय अजीत पवार की किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है। लोग कुछ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को डर सता रहा है कि इलेक्शन जो चुनाव आयोग है वो कहीं कार्रवाई कर दे और एकनाथ शिंदे की जो विधायकी की सदस्यता है वो कहीं खारिज हो जाए। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। सभी जानते हैं कि जो स्पीकर है उनके पास पत्र पहुंच चुका है कि एकनाथ शिंदे के पास पार्टी का जो है भरपूर समर्थन है, तो ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है। लेकिन अजीत पवार के साथ क्या होगा? क्या अजीत पवार अपनी बहुमत जो है वो साबित कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाए तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि शरद पवार चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे, और जैसे ही चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे तो फिर अजीत पवार को लाइन पे तो आना होगा। यानी फिर से वो चेंज करेंगे, या तो चेंज करेंगे और नहीं तो फिर उनका जो विधायकी है वो रद्द हो सकता है। विधायकी भी रद्द हो सकता है। और यहाँ इस बीच ये सब चीजें कब क्लियर होंगी? अभी हाल ही में बहुत जल्द जो है पार्टी मीटिंग होने वाली है। एक तरफ ठीक उसी समय पर जिस समय जो है शरद पवार ने पार्टी मीटिंग बुलाई है, ठीक उसी समय पर अजीत पवार ने भी पार्टी मीटिंग बुलाई है। अच्छा, मतलब इन दोनों ने पार्टी मीटिंग बुलाई। उसके पीछे का जो लक्ष्य है मानसी वो यही है कि कौन विधायक किसके खेमे में जाएगा वो उस पार्टी मीटिंग को अटेंड करेगा। आशीष, क्या लगता है ये जो महाराष्ट्र में बीजेपी वालों ने खेला कर दिया है, इसका इफेक्ट अब बिहार में पड़ेगा? बिहार में इसका इफेक्ट जो है वो जरूर पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव जो है वो भाजपा कहीं ना कहीं संगठनात्मक शक्ति को देखिए या और जो है जमीनी स्तर पे कार्य देखिए तो भाजपा मजबूत है।
लेकिन जनता का भी भाजपा को सपोर्ट है, जनता का भाजपा को सपोर्ट है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं भाजपा फिर से नीतीश कुमार के साथ समझौता करने निकलेगी तो कहीं ना कहीं भाजपा अपना नुकसान जरूर करेगी। भाजपा के पास इतना है अभी कि वो लोकसभा के सारे सीटों पर जीत करके आ सकती है। अकेले भाजपा के पास अभी इतना कार्य या इतनी क्षमता है कि वो जीत करके आ सकती है। लेकिन इस बात को भाजपा जानती है कि उसको चुनाव भी लड़ना है 2025 का, तो वो समझौता करेगी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक आध सीट दे देने से किसी को कुछ घटता नहीं है, और उसके बदले में अगर राज्य का सरकार आपके हाथ में आ रहा हो तो 30-10 के समीकरण या कुछ 12-28 के समीकरण पे भाजपा आराम से चली जाएगी। यानी भाजपा चली जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2014 का चुनाव भी 30-10 के समीकरण पे लड़ा था, ठीक उसी तरीके से अब की बार भी 30-10 या फिर 28-12 के समीकरण पे लड़ करके चुनाव जीत करके आएंगे। अच्छा आशीष, एक और सवाल होगा मेरा आपसे, क्या अजीत पवार का बीजेपी की तरफ जाना ये जनमत का उल्लंघन नहीं है? देखिए मानसी, सवाल आपका जायज है कि क्या ये जनमत का उल्लंघन नहीं है। अगर बात की जाए तो 2019 में भी बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। उस समय उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ चुनाव लड़े। बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा तो बीजेपी ने कहा कि जो मुख्यमंत्री होंगे वो हमारे कोटे से होंगे। तो उस समय उद्धव ठाकरे जो है वो उसके ऊपर संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पार्टी तोड़ करके महाविकास आघाड़ी का निर्माण कर लिया। तो क्या तब जनमत का उल्लंघन नहीं था? मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या तब जनमत का उल्लंघन नहीं था? मानसी, राजनीति में जब भी आप देखेंगे तो एक चीज होता है कि जनमत जो है वो तो जाहिर सी बात है कि जनमत का कभी बात माना नहीं जाता है। ये अक्सर होता है अपने फेवर के लिए, अपने जो है प्रॉफिट के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो जनमत की अवहेलना तो हमेशा से होती रही है। अब ये जनता को समझना चाहिए कि क्या वो किस तरीके से आने वाले चुनाव में किस को किस तरीके से जवाब देगी, ये तो जनता तय करेगी। सब कुछ राजनीति में किसकी सरकार बनेगी, किसकी सत्ता जाएगी, ये जनता तय करती है। अगर जनता सरकार बनाना जानती है तो जनता सरकार गिराना जानती है। तो चलिए, बात कुछ भी हो, राजनीति में आए दिन कुछ ना कुछ अलग और कुछ ना कुछ बड़ा खेला जरूर देखने को मिलता रहता है। ये बात तो साबित हो गई जो अभी महाराष्ट्र में खेला हुआ है। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता का महाजुटान अपनी अगुवाई में लगातार कर रहे हैं कि हम विपक्ष को एकजुट कर लें। तो कहीं ना कहीं विपक्ष से पार्टी छूट कर अब विपक्ष में चली गई है। तो नीतीश कुमार के लिए भी ये बातें काफी ज्यादा टेंशन वाली है। हालांकि क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।